नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केस आया था जहां पर जज जो है उनको ये कहना पड़ गया था कि अगर रोहिंग्या को समंदर में फेंका गया है तो उसके सबूत लेकर आओ। ये कौन सा ऐसा मामला था रोहिंग्या को लेकर और किसने याचिका कोर्ट में डाली थी? ये जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट में बार बार रोहिंग्याओं को लेके पिटिशंस फाइल किए जा रहे हैं। तो एक नया पिटिशन फाइल हुआ, जबकि उसके ठीक 3-4 दिन पहले ही एक पिटिशन फाइल हुआ था जिसमें कि 21 जुलाई की डेट दी गई थी। ये नया पिटिशन फाइल कर दिया गया और उसमें ये एलिगेशन लगाया गया भारत सरकार और भारत की आर्मी और भारत के डिफेंस फोर्सेस के ऊपर में कि दिल्ली से कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को इलीगली उठाया गया, उनको अंडमान के रास्ते अंडमान तक ले जाया गया और अंडमान में जाके समुद्र में फेंक दिया गया और उनको 2 ऑप्शन दिया गया कि या तो इंडोनेशिया चले जाओ या तो म्यांमार चले जाओ, और उस तरीके से और कुछ कुछ वीडियोस वगैरह भी प्रेजेंट किए गए कोर्ट में। तो ये मामले को सनसनीखेज बनाने का तरीका था, क्योंकि आपको पता है कि इस देश में कितने मामले लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में ही करीब 80,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। उसके बाद अगर 3 दिन 4 दिन में दूसरी बार फिर से पिटीशन दायर हो रहा है, जबकि पहले पिटीशन का डेट ऑलरेडी दिया जा चुका है, ऑब्वियसली सीनियर एडवोकेट इस केस में इन्वॉल्व है। वो अपने प्रेशर को, अपने पद को, अपने एक्सपीरियंस का यूज और मिसयूज करते हुए इस केस को लिस्ट करवा रहे इतना जल्दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जस्टिस सूर्यकांत जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, 2 जजेस की बेंच, जो दूसरा मैटर लगा है वो 3 जजेस की बेंच के पास गया हुआ है। तो टेक्निकली जब कोई मैटर 3 जजेस की बेंच के पास जाता है और एक डेट फिक्स हो जाता है तो कहीं और नहीं जाना चाहिए, लेकिन अर्जेंट मेंशनिंग लगा के और इसको 2 जजेस की बेंच के पास ले जाके और इसको एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स और फलाना ठिकाना देके और किसी तरीके से एक सनसनीखेज करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप जो नए नए मनगढ़ंत बनावटी कहानी हर दिन लेके आ रहे हैं, मतलब फिक्टियस स्टोरीज आप लेके आ रहे हैं हर दिन, वो कहां से लेके आ रहे हैं और उनका क्रेडिबल एविडेंस क्या है? क्या जिसने क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट या कहीं कभी एविडेंस कैसे काम करता है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कोई आदमी विटनेस होगा इंडिपेंडेंट, और जिसके साथ हो रहा है वो आके बताएगा कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है। इस केस में जिनके ऊपर ये बात हो रही है वो रोहिंग्या है, वो भारतीय नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर वो भारत में है ही नहीं और उनको अगर डिपोर्ट कर दिया गया है, अगर ये बात मान ली जाती है, तो उस केस में पिटीशन किसने फाइल किया? यानी किसी और ने फाइल किया। तो जस्टिस सूर्यकांत को यह कहना पड़ रहा है कि भाई आप रिसर्च करके आइए, इतने हड़बड़ी में मत कूद के आ जाइए कि ना सबूत है, ना गवाह है, ना सही से एविडेंसेस हैं और आप बस आ रहे हैं कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए। और जब इसमें एक डेट ऑलरेडी दे दी गई है तो दोबारा आप इसमें आने की क्या आवश्यकता है? पर शशांक जी, एक सीनियर एडवोकेट है कॉलिन गोंजाल्वेस, मैंने उनका नाम बार बार सुना है। ज्यादातर वो रोहिंग्या से जुड़े हुए मामलों पर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करते हैं। उनको अगर जस्टिस सूर्यकांत को कहना पड़ रहा है कि अपना पूरा होमवर्क करके आइए, मन गढ़ंत कहानियां कोर्ट को ना सुनाइए, सनसनीखेज स्टोरीज मत बनाइए, ये सब, तो आप सोचिए उनको तो अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए ना। सीनियर एडवोकेट है, कोई नए नवेले एडवोकेट तो नहीं है वो कि वो सीधे उठे और एक याचिका डाल दी। अंजू जी, एलिगेशन उन्होंने छोटा मोटा नहीं लगाया है, एलिगेशन लगाया कि अंडमान में ले जाके समुद्र में फेंक दिया। मैं तो कहता हूं कि एक्चुअली जो इलीगल माइग्रेंट्स इस देश में रह रहे हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं और घुसपैठिया हैं, उनके साथ बर्ताव तो यही होना चाहिए। वो इस देश के नागरिक नहीं है, उनको कहना चाहिए कि भाई या तो अपने म्यांमार वापस जाओ, बांग्लादेश वापस जाओ, पाकिस्तान वापस जाओ, जहां से आए वहां जाओ, और नहीं जा रहे हो तो लैंड में फेंक दो, हमारे देश के तो तुम हो नहीं टेक्निकली। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचिए अंजू जी कि क्या ऐसा संभव है कि दिल्ली से किसी को उठा के समुद्र में जाके फेंक दिया जाए और अचानक से उसको दिल की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर सब कुछ निकल जाए उन्हीं लोगों को? अच्छा, उसमें जो 41 लोग हैं जिनका केस है ये। और एलिगेशन देखिए, मतलब यहाँ आप एकदम सही कह रही है, जो सीनियर एडवोकेट है यहाँ पे इस केस में, अनफॉर्चुनेटली वो कहानी कैसी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को पानी में फेंका गया वो किसी तरीके से वहां पहुंचे, उन्होंने वहां से म्यांमार पहुंचे, फोन किया अपने भाई को जो भारत में रहता है,
तो उसने हमें बताया, तो हमने ये केस फाइल किया। वो समंदर में गिरने के बाद म्यांमार पहुंच भी गए सही सलामत। जी जी बिल्कुल, और वहां से फोन भी कर दिया। तो टेक्निकली मेरा मानना है कि अगर इतने अच्छे स्विमर हैं तो इन लोगों को तो ओलंपिक में जाना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत रेयर में कहता है अंजू जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट केस एक्सेप्ट और डिसमिस करता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, डिसमिस ज्यादा करता है, इंडिपेंडेंसी बहुत है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ जा रहा है कि आप मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट को अगर यह कहना पड़े कि आप बार बार आगे परेशान क्यों कर रहे हैं हमें, तो इसका मतलब है कि यहां पे दुरुपयोग किया जा रहा है अपने सीनियर होने का। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो एग्जैक्ट प्रश्न ये था, जब इन्होंने एलिगेशन लगाया कि उनको अंडमान में जाके समुद्र में छोड़ दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि लॉ बड़ा क्लियर है, हमें बताइए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, और ये भी बताइए कि किसका नॉलेज, किसको ये नॉलेज मिला और वो कैसे मिला। क्योंकि जब तक कोई फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं होगा, विटनेस नहीं होगा, तो कोई भी कैसे इसको क्लेम कर सकता है। उस पे सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्वेस कहते हैं कि जो पिटिशनर वो भारत में, वो उसका भाई है, उसका भाई डिपोर्ट हो गया। तो उस पर जस्टिस सूर्यकांत को कहना पड़ा कि जब आप दौड़ के कोर्ट आ रहे थे, पहले क्रेडिबल मटेरियल तो रख लीजिए क्या। और देखिए इसके बाद अंजू जी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा वी विल नॉट अलाउ दोज आउटसाइड द कंट्री टू डिक्टेट आवर सोवरेनिटी। इसका अर्थ है कि जो भी कोई भारत के बाहर है, वो भारत के बाहर रह के इस देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य नहीं करने देंगे उसको। आप समझिए कि ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आज फाइल हुआ है, वो आर्टिकल 32 में फाइल हुआ है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक प्रोविजन है रिट पिटीशन के थ्रू, जो कि संविधान आपको जिसकी इजाजत देता है। संविधान इस देश में 1950 में आया अंजू जी, लेकिन सोवरेनिटी, आजादी, इंडिपेंडेंस इस देश में 1947 में आया है। अगर अखंडता ही नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा। तो इस देश की अखंडता और संप्रभुता रखनी पड़ेगी, और मुझे लगता है उसी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न दागे इनके ऊपर में, तो इनका जवाब था कि अरे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। तो जस्टिस सूर्यकांत यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि वो रेफ्यूजी है कि माइग्रेंट है, हमें तो ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्योंकि देखिए रेफ्यूजी के तो राइट्स हो सकते हैं एक बार के लिए, क्योंकि वो आपसे पनाह मांग के आपके देश में आते हैं। और रेफ्यूजी की भी अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं, जैसे जो आसपास हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पे जो हिंदू प्रॉब्लम में है, वहां पे माइनॉरिटी, वो जब रेफ्यूजी बन के इंडिया में आते हैं और शरणार्थी का दर्जा मांगते हैं, तो हम उनको शरणार्थी देते हैं। तिब्बत के दलाई लामा और जो बौद्ध लोग आए तो उनको भी हमने दिया। लेकिन यहाँ शरणार्थी नहीं है, रोहिंग्या घुसपैठिया है। और अंजू जी, हाँ, और अंजू जी कैसे साबित होता है घुसपैठिया? आप सोचिए, जिस जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 होने की वजह से नॉर्मल भारतीय जाके वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, बस नहीं सकते, उस जम्मू और कश्मीर में रोहिंग्या कैसे बस गए? और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में अंजू जी। जिस दिल्ली में, जहां कैपिटल है इस देश की, जहां पे एक जूता आप रोड पे नहीं रख सकते, एक ठेला इलीगल आप नहीं लगा सकते, वहां कैसे हजारों के हजारों रोहिंग्या मुस्लिम के रहने लगे और बसा लिया खुद को? कैसे उनके पास आज के डेट में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी है? और सिर्फ एक राज्य नहीं है, मल्टीपल स्टेट्स में ये बात आ रही है। अब तो आज भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध की स्थिति हुई है, तब हमें जाके पता चला है कि क्या हम किस टाइम बम पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद इस तरीके के सीनियर लॉयर, अंजू जी एक बात और समझिए, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूं, मेरी भी फीस होती है, लेकिन हमारी फीस से बहुत ज्यादा होती है सीनियर लॉयर की फीस। हम जब कोई चीज का फीस लेते हैं तो जनरली पूरे केस का फीस लेते हैं, ये सीनियर लॉयर्स पर डेट का फीस लेते हैं। और जानकर ताज्जुब होगा अंजू जी, पर डेट का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की सिर्फ हियरिंग की फीस होती है, फाइल पढ़ने की अलग होती है। ठीक है, ये कॉलिन गोंजाल्वेस भी उसी कैटेगरी में आते हैं, सीनियर एडवोकेट, अच्छे बड़े एडवोकेट। और ऐसा नहीं खराब एडवोकेट, बड़े एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट है। लेकिन अंजू जी एक बात बताइए, वो जो इलीगल रोहिंग्या माइग्रेंट जो इंडिया में रह रहा है छुप छुपा के, जिसके पास ना खाने का पैसा है ना पहनने का पैसा है, ऐसा कौन सा पैसा कॉलिन जी साहब के पास आ रहा है? कॉलिन साहब रातों रात केस फाइल करा के हर 3 दिन में कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। कौन फंड कर, फीस कहां से आ रही है उनकी? एग्जैक्टली, कौन फंड कर रहा है उनको? ये मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि इनको फंड कहां से आ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में गोंसाल्विस साहब कहते हैं कि हम आपको दिखा सकते हैं कि अगर इन लोगों को वापस म्यांमार भेजा गया तो ये मर जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ा कि भाई अगर सरकार हमसे कमिटमेंट कर रही है, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जिस इंडिविजुअल्स की बात हो रही है अगर वो रेफ्यूजी है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसीलिए 21 जुलाई की डेट है। तो फिर आज अचानक से हड़बड़ाने की क्या आवश्यकता है? तो उसमें गोंसाल्विस साहब वहां पे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि अरे ये मामला तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रोहिंग्या को कहा गया है कि ये जेनोसाइड हो रहा है इनका, और उन्होंने चकमा की सिटीजनशिप का एग्जाम्पल देने लगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से रेफ्यूजी को हम वापस अपनी कंट्री नहीं भेज सकते। तो जब रिफ्यूजी थोड़ी है, लेकिन ये बात तो सीनियर एडवोकेट को समझनी चाहिए कि वो रिफ्यूजी है या अवैध तरीके से भारत में आए हुए घुसपैठी हैं। पहले ये फर्क तो देख लें। और फिर एक चीज और है शशांक जी, कि जैसे मैंने और आपने बात किया था जब जम्मू कश्मीर में, आपको याद होगा सीआरपीएफ का एक जवान था जो जिसकी पत्नी पाकिस्तानी थी, उसका मामला कोर्ट में आया, उसकी भी पाकिस्तान वापसी पर रोक लग गई। और अब हमने तब भी ये सवाल उठाया था कि एक पाकिस्तानी भारत की अदालत में याचिका कैसे लगा सकता है? भारत के संविधान के हिसाब से भारतीय हैं जो इन अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये रोहिंग्या जो अवैध तरीके से भारत में घुसे हुए हैं, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनकी पैरवी कैसे हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में? उनका केस कैसे लड़ा जा सकता है इस देश की अदालत में? क्या इस पर कोई सवाल नहीं उठाता? अंजू जी, मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला लाइन यही बोला कि जब देश में इस तरीके की अभी हालात हैं कि हम युद्ध की स्थिति में हैं, फॉरेन इंटरवेंशंस की बात हो रही है, तो आज ऑल पार्टीज डेलीगेशन में हम अलग अलग देशों में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं, अलग अलग पार्टीज के, सिर्फ सत्ता दल नहीं, अलग अलग पार्टीज के भी। ऐसे मामले में ऐसा और तब जबकि इस तरीके के फॉल्ट लाइन हो गए हैं तो सरकार ने कहा कि भाई फॉल्ट लाइन को दूर किया जाए, जो इलीगल लोग इस देश में रह रहे हैं उनको इस देश से निकाला जाए, डिपोर्ट किया जाए। ये साफ स्पष्ट एक स्टेटमेंट है। उस केस में ऐसे लोग कोर्ट चले जाएं और उनको इस तरीके की वकील सपोर्ट करे। सिर्फ वकील ने सपोर्ट नहीं किया अंजू जी, एक और बात आई है मेरे नजर में कि ये तो जो आज कोर्ट में हुआ सो हुआ, बाद में द वायर जो पोर्टल है, लेफ्टिस्ट पोर्टल, वायर में एक प्रॉपर आर्टिकल छपा और उस वायर के आर्टिकल को काफी लोगों ने शेयर किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे जाने माने ऐसे ही टाइप के वकील प्रशांत भूषण, ठीक है, मैंने सोचा कि भाई वायर का आर्टिकल क्या कहता है, खोल के पढ़ा जाए। मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो डिटेनीज है जिनकी बात आज करते हुए गोंसाल्विस साहब सुप्रीम कोर्ट गए, कहते हैं कि उनको मारा गया ब्लैक एंड ब्लू। तो किसने मारा? इसका मतलब एलिगेशन सोचिए किस पे लगा रहे हैं अंजू जी, वो एलिगेशन लगा रहे हैं भारतीय सेना पे या भारतीय पुलिस पे। वो कहते हैं कि एक जो औरत है इनमें से जिसको जो कांटेक्ट करने के हो गई, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और इंडियन ऑफिशियल्स ने उसको ग्रुप करने की कोशिश की। बताइए, बेसिकली रोहिंग्या को आप बचाने के लिए या उनकी हिमायती बनने के लिए आप भारत सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भारत की सेना पे आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि उसमें 15-16 साल के बच्चे हैं, उसमें 66 साल की महिला है जिनको कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मतलब सब कुछ हो गया है। मैं अंजू जी, विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड, ये अंजू जी सिर्फ पहली बार नहीं और सिर्फ रोहिंग्या के साथ इशू नहीं है। आपको मैं एक और ही बात याद दिलाऊं, ये वकील साहब वही वकील साहब है जो आज से 2 साल पहले जब मणिपुर का मामला उठा था तो और उसके पहले भी ये मणिपुर के मामले लगातार सुप्रीम कोर्ट में लाते रहे हैं। और इन्होंने ही यही एक वकील साहब है जिन्होंने कहा था कि मणिपुर में जो अफ्स्पा है और जो आर्मी को फोर्स यूज करना पड़ता है क्योंकि वहां पे वैसे हालात हैं और नेहरू साहब के समय से हालात हैं, तो आर्मी रेप करती है या आर्मी उस तरीके का फोर्सफुल काम करती है, और उस तरीके की पिटीशन इन्होंने लाए थे। जब मणिपुर अभी जल रहा था रिसेंटली, वहां पे जब रिजर्वेशन को लेके जो मैती कम्युनिटी के साथ जो एट्रोसिटीज हुआ, मैती कम्युनिटी के अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट आए थे बाकी लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए। और ये जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं उस दिन कोर्ट में था अंजू जी, मतलब सरकार को कहना पड़ा, सरकार के वकील को, कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप किसके शह पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जिनकी बात कर रहे थे टेक्निकली अगर आप देखिए इनडायरेक्टली रेफरेंस लगा के तो म्यांमार के लोगों की बात हो रही थी वो, क्योंकि बॉर्डर और अभी भी शशांक जी म्यांमार के लोग हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल मतलब बहुत विचित्र स्थिति है अंजू जी की इस तरीके से और देखिए किसी को भी भारत में जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो सीनियर डेज़िग्नेशन आपको मिलता है ना, तो आप ज्यूरिस्ट बन जाते हैं। आप नॉर्मल वकील नहीं रहते, आप जज के बराबर का ओहदा आपको एक तरह से हो जाता है। आपको डायरेक्टली कोई क्लाइंट एंगेज नहीं कर सकता, हायर नहीं कर सकता, आप एंगेज होते हैं, आप सजेशन देते हैं, आप न्याय तक पहुँचने के लिए कोर्ट की हेल्प करते हैं टेक्निकली। आपका वैल्यू वैसा हो जाता है। उस केस में मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें करना और इस तरीके से एजेंडा पुश करना बहुत गलत है। आज ही अंजू जी हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से 6 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व रहे हैं एस्पिनर्स में। मुझे लगता है अंजू जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कानून का विद्यार्थी होने के नाते कि ये जो वकील हैं जिनकी अदरवाइज फीस ऐसी है जो आप और मैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये इन रोहिंग्या को जो अफोर्ड कर पा रहे हैं ये भी चेक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है भारत सरकार को कि इनको फंडिंग कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, कौन से ज्यादा क्यों। देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न है। पहली बात कि रोहिंग्या में जब क्राइसिस हुआ, रोहिंग्या म्यांमार में है, म्यांमार भारत से डायरेक्टली अपना कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता अंजू जी। म्यांमार के बाद बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश के बाद भारत आता है। तो सोचिए और भारत में भी बांग्लादेश के बाद जो पहला स्टेट होता है वो असम और वेस्ट बंगाल होता है। अब सोचिए कि ये जिन लोगों की बात हो रही है वो म्यांमार से निकल के पहले बांग्लादेश आए, बांग्लादेश से उतर के पश्चिम बंगाल या असम आए होंगे, वहां से ट्रेवल करके लोग दिल्ली, जम्मू, बेंगलोर, हैदराबाद, गुजरात अलग अलग जगह गए और सेटल हो गए और इनको आधार कार्ड, वोटर आईडी सब मिल गया। तो जिस जमाने में ये हुआ और जिसने ये किया ये अपने आप में पाप है बहुत बड़ा। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और इनको डिपोर्ट तो करना ही चाहिए। और यही और अभी जब सरकार ने कहा कि हम इन लोगों को वापस भेजेंगे तो बहुत सारे लोग थे कि हाँ भाई भेजिए ना, किसने रोका है, आप एक्शन लीजिए ना, किसने रोका। वही लोग जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उन्हीं के पीछे वाले लोग अब सुप्रीम कोर्ट में आके कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे। और ये हमारी सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। आपको याद होगा जम्मू में एक बार आर्मी के एक कैंप पर अटैक हुआ था और बाद में पता चला था कि उसके इर्द गिर्द भी इन रोहिंग्या को बसाया गया था, वो वहां पर रहते थे। और अभी आप महाराष्ट्र में देख लो, 18 लाख राशन कार्ड वहां पर रद्द किए गए हैं और वो किसके हैं? बांग्लादेशी घुसपैठे और रोहिंग्या के। तो इस तरह से तो हमारे देश में पता नहीं कितने सारे रोहिंग्या बसे हुए हैं, कितने सारे घुसपैठे बसे हुए हैं जो हमारे भारतीयों के अधिकारों का या उनको जो मिलना चाहिए सरकारी योजनाओं का लाभ उसका फायदा उठा रहे हैं। मुफ्त में राशन मिल रहा है उनको, मुफ्त में चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं, सब वो आराम से ले रहे हैं और किसी ना किसी का वोट बैंक है। अंजू जी एक बात और देखिए, ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं है। जब सीरिया में क्राइसिस हुई थी और सीरियन मुस्लिम पॉपुलेशन माइग्रेट होके और उसके आसपास के लोग माइग्रेट होके जब यूरोप गए थे तो यूरोप ने खुले बाहों से उनको एक्सेप्ट किया। जहां पे नॉर्वेन कंट्रीज भी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी है और प्रॉपर यूरोप मेनलैंड भी है, ठीक है। और अदरवाइज जितने ही मानक होते हैं वर्ल्ड में, हैप्पीनेस इंडेक्स बोल लीजिए, लिविंग इंडेक्स बोल दीजिए, डेवलपमेंट इंडेक्स बोल दीजिए, सब में यूरोपियन कंट्री सबसे आगे हैं क्योंकि पास्ट उनका वैसा रहा कि उन्होंने लूट मार इतनी की है कि उनके पास पैसा इतना है कि वो कर सकते हैं। लेकिन जब ये क्राइसिस हुई और इतने लोग वहां पे चले गए और यूरोपियन जोन में हुआ कि भाई कितने लोग को एक्सेप्ट करना है, जब ये लोग बस गए जाके, तो अब आप आज की हालत में देखिए कि जर्मनी में वायलेंस कितना बढ़ गया है, रेप कितने बढ़ गए, मर्डर कितने बढ़ गए, यूके का क्या हाल है, नॉर्वे का क्या हाल है, स्वीडन तक जैसी कंट्रीज जो अदरवाइज अपने आप को यूरोप से भी ऊपर मानती थी, उन सबका क्या हाल है ये आप देखिए। वही सेम चीज अंजू जी भारत में हो रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से 1971 के समय में जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, तो हिंदुओं को हमने बचाया था। इसलिए बचाया था क्योंकि ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान ने बहुत घिनौना कार्य किया था जिसमें वो हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे थे, सर्च लाइट नाम ही रखा था और हिंदुओं को बचाने की जिम्मेदारी हमारी थी। लेकिन साथ साथ बहुत सारे बांग्लादेश के जो पूर्व पाकिस्तान था उसके मुसलमान भी भारत में आ गए और असम की डेमोग्राफी बदलने लगी। तो उस समय बाद में असम को लेके अलग से एक पैक्ट बनाया गया जब राजीव गांधी जी थे कि अब से असम का डेमोग्राफी और ना बदले ना खराब हो। लेकिन काफी सारे डिस्ट्रिक्ट है असम में, सीएम बार बार बोलते रहे हैं कि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी हो गई बिकॉज ऑफ डेमोग्राफी प्रॉब्लम। लेकिन अब देखिए अंजू जी की बांग्लादेश तो फिर भी नेबरिंग स्टेट था, यहाँ पे रोहिंग्या भी अब आ गए।
तो मेरा मानना है कि इस देश में एनआरसी जब तक नहीं होगा, आपको ये प्रॉब्लम हमेशा होती रहेगी। और मेरा एक और मानना है अंजू जी, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट से जब कहा गया कि आप इस पे सुनवाई करिए आज, और बार बार पुश किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ रिफ्यूज कर दिया, हम नहीं सुनेंगे आज, जो होगा 21 जुलाई को होगा, आज कुछ नहीं सुनेंगे। उसने बोला कि अर्जेंटली हियरिंग दे दीजिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिसमिस्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको और भी मामले सुनना है, हम ये नहीं सुनेंगे आपकी बात, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो कड़ा रुख है सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज जब देश एक साथ है आतंक के खिलाफ, जब देश एक साथ है दूसरे देश जो हमारे तरफ गलत नजर से देख रहे हैं उनके खिलाफ, जब देश के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग लीडर हमारे साथ है, भारत सरकार के साथ है आतंक और आतंकी कंट्रीज के खिलाफ। जैसे सपोज करिए जो डेलीगेशन बना है उसमें असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के, या डॉक्टर शशि थरूर जो कांग्रेस के हैं, या कनिमोझी जो डीएमके की है, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, तो अलग अलग आइडियोलॉजी, जो कभी भी बीजेपी सपोर्टर नहीं हो सकते, लेकिन ये सब एक साथ आकर के अब पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं कि भारत का क्या स्टैंड है, एक राष्ट्र का क्या स्टैंड हो सकता है। ऐसे मामले मुझे लगता है कि न से और आम जनता भी भारत सरकार के साथ। आज जब ये 6 लोग जो एस्पेनेज कर रहे थे, इनके ऊपर जब एक्शन हुआ तो भी भारत के लोग उनके साथ है, सरकार के। तो मेरा मानना है कि जब भारत की मीडिया भारत के सरकार के साथ है, जब भारत के लोग भारत की सरकार के साथ हैं, आज जब भारत की अपोजिशन पार्टी भारत की सरकार के साथ है, तो ये दायित्व तो बनता है भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारत के अलग अलग कोर्ट्स के साथ कि वो भी भारत की सरकार के साथ रहे इस मामले में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे पिलर्स, सारे लोग 140 करोड़ में सब आते हैं, सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, सारे इंस्टीट्यूट के लोग आते हैं, आम जनता आते हैं, राष्ट्रपति तक आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, लोअर जुडिशरी, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, सब कोई। मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में जब आप आतंक और आतंकवाद से लड़ रहे हैं, तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य किया जाए जिससे आपकी देश की अखंडता और संप्रभुता पे कोई भी एक्शन हो। तो जो मामला आपने उठाया वो सीआरपीएफ के उस जवान का जिसने पाकिस्तानी से शादी कर ली, और जब उसको डिपोर्ट किया जा रहा था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट उसके स्टे दे दिया उसको। मुझे लगता है ऐसी चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल आप ऐसे किसी भी फॉल्ट लाइन को कंटिन्यू नहीं कर सकते जिससे इस देश को नुकसान है। बिल्कुल। और एक चीज और देखिए आप शशांक जी, कि पिछले दिनों हमने कई बार ऐसे मामले देखे कि ये रेलवे लाइन के आसपास बस जाते हैं, जो हम बड़े बड़े फ्लाईओवर होते हैं उसके नीचे बस जाते हैं और पार्टियां बसाती हैं। दिल्ली की अगर आप बात करो तो आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त में कितने रोहिंग्या को यहाँ बसाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता उनको जा जाकर फ्रिज और कूलर बांटते थे, गर्मियों में 10-10 हजार रुपए दिया करते थे ताकि वो रहें, क्योंकि वो उनका वोट बैंक था। और फिर जब इनको हटाया जाता है, बुलडोजर चलता है इनके घरों पर, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और तब ऐसे ही सीनियर वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो इनके केसों को हाथों हाथ लेते हैं। तो हमारे देश में भी जो एक जमात है जो इनकी प्रेमी है, खासतौर पर जिनकी मानवता इनके लिए जाग जाती है, उनको भी सोचना समझना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और शायद इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत ने उनको कहा कि आप सोच समझ कर तो बोलिए, आप फैक्ट्स के साथ तो आइए कि आप केस किसका लड़ रहे हैं, रिफ्यूजी का लड़ रहे हैं या अवैध घुसपैठियों का लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजू जी, एकदम सही बात कही है आपने। इनफैक्ट अब तो कुछ स्टेट्स जैसे उत्तराखंड वगैरह में तो अब काफी कार्रवाई भी होने लगी है सरकार के द्वारा, जो इलीगल लैंड जिहाद हो रहा था या जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, मतलब जो पॉश एरिया जहाँ पे अदरवाइज आप जमीन खरीद नहीं सकते, वहाँ पे इलीगल कब्जा करके आप बैठे हुए हैं और कोई आपको हटा नहीं पा रहा है। सरकार अगर हटाने जा रही है, पुलिस हटाने जा रही है, तो पुलिस पे ही उल्टा अटैक कर दे रहे हैं। मतलब कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पुलिस पे अटैक हो रहा है। तो मेरा मानना है कि फॉल्ट लाइन को हटाना पड़ेगा। अब आज जब देश पूरा एकजुट है, तो मेरा मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द विदाउट एनी डाउट एनआरसी लाना चाहिए। एक रजिस्ट्री बननी चाहिए इस देश में कि कौन इस देश का नागरिक है। अगर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में ये कहता है कि हम किसी भी इलीगल को नहीं रखेंगे इस देश में, जो इलीगल हम इसको इस देश से निकालेंगे, तो भारत को भी वो रुख अपनाना पड़ेगा। और आप किसी को कैसे वापस भेज पाएंगे जब तक आपके साथ अपना रजिस्ट्री नहीं होगा। देखिए अंजू जी, ये बात भी आपको मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा फॉल्ट लाइन है, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि इलीगल राशन कार्ड या इलीगल आधार कार्ड बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुतों के पास है, बहुतों के पास है, और बहुत आसानी से बन जाता है। आधार कार्ड भी उतना ही आसान है बनना जितना यहाँ पे राशन कार्ड बनना आसान है, उतना ही आसान वोटर आईडी बनना भी है। ठीक है, आपका कभी ध्यान पड़ा और आपने कुछ लोग को काट भी दिया नाम, लेकिन आप उनको हटा नहीं पा रहे, या आप वो जो जड़ है उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे। जब तक आप जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे, वो बीमारी ऐसी है कि बार बार आएगी। और जो हमारे आसपास के जो देश हैं,
देखिए चाइना हमारा शत्रु देश है, लेकिन चाइना से वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कभी भी माइग्रेंट वाली, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा हिमालय है वहां पे, तो वो सिक्योर है। लेकिन अब जो बाकी कंट्रीज हमारे आसपास है उनको देखिए, वहां के जो इकोनॉमी बहुत बुरी है, वो गरीबी में है, भूखमंगे टाइप से जी रहे हैं, आतंकवाद में पल रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम भारत में किसी तरीके से आ जाएं। और भारत जहां पे 4-5% लोग ही टैक्स देते हैं और इतना बड़ा देश है जहां पे अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अंजू जी, भारत के डेवलपमेंट को या भारत के अंडर डेवलपमेंट को कहा जाता है हिंदू डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि और मतलब जब भारत नीचे जाता है तो कहता है कि देखो हिंदू डेवलपमेंट इंडेक्स नीचे जा रहा है, आज जब भारत ऊपर जा रहा है तो हिंदुओं को ही आपको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि मेजोरिटी वही है। लेकिन और हिंदू में सिर्फ मैं रिलीजन भी नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूँ चलो जो भी भारत में वो हिंदू है, हिंदुस्तानी है बेसिकली, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये जो आतंक या जो इस्लामिक कंट्रीज है हमारे आसपास जो भिखमंगे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार की जो हालत है, इन लोगों को हम क्यों अलाउ करें अपने अंदर आने के लिए? क्या हम अपने देश को उस तरीके से बफर नेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं जैसा पाकिस्तान बन गया है या जैसा अफगानिस्तान है? हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो 200 साल की गुलामी झेली है। हमने देखा है कि किस तरीके से, मतलब सोचिए उस 200 साल 300 साल के पहले अंजू जी, पूरे भारत का जो वर्ल्ड जीडीपी में रोल था, शेयर था, वो 25% था। और अंग्रेज के जब गए थे तो उसका वोट परसेंटेज, जो शेयर है इकोनॉमी में, वो 1% के आसपास आ गया था। तो हम इतने गरीब हो गए थे। अब उस गरीबी से फाइनली हम बाहर निकल रहे हैं। सोचिए पिछले 70 साल से हर सरकार को हर पंचवर्षीय योजना में वही गरीबी उन्मूलन ही चलाना पड़ता था। आज भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेन नारे होते हैं वो ये होते हैं, गरीबी कैसे हटाई जाए, क्योंकि गरीबी है। तो गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी ऐसे हटेगी कि इस देश के जो लोग हैं वो इतना टैक्स दें, इस देश की सरकार सही से काम करे, सही से एम्प्लॉयमेंट हो और लोगों को प्रॉपर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसीलिए अभी देखिए बहुत सारे शशांक जी, देश की जो योजनाएं हैं, जो संसाधन है, भाई उनका फायदा हमारे देश के गरीब लोगों को हो ना। लेकिन अगर 18 लाख लोगों के फर्जी राशन कार्ड अकेले महाराष्ट्र में, वो भी मुंबई में ज्यादा मिले हैं, तो आप सोचिए बाकी शहरों का क्या हाल होगा। और राशन कार्ड है तो सारा राशन तो वही ले जाते होंगे, और उनके परिवार में 1-2 बच्चे तो होते नहीं, आपको ही पता है, हमको कहने की जरूरत नहीं है किस तरह से वो बेजा फायदा उठाते हैं इन सबका। तो ये बहुत जरूरी है कि एनआरसी लाया जाए और ऐसे लोगों को रोका जाए। और इस देश के एक बुद्धि वर्ग जो है, जिसको बहुत ज्यादा प्यार है इन जमातों से, उनके भी सोचने समझने का वक्त है। और जो फटकार एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से लगी है रोहिंग्या के मामले में सीनियर एडवोकेट को, उनको भी समझना चाहिए कि वो किसकी पैरवी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कौन उनकी फीस दे रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसकी तरफ जांच एजेंसियों की नजर जानी चाहिए। शशांक जी, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।